लास्ट वीडियो में हम थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो बेसिकली हमें पहले क्या चीज़ करनी है मैं समझा दूँगी अभी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है वो देखते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। मतलब ऐसे जाओगे तो इंक्रीज़ होगी वेवलेंथ और ऐसे जाओगे तो डिक्रीज़ होगी फ्रीक्वेंसी। अब क्या कौन किसकी ये पता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कोई 2-3 आपको नाम दे देंगे, अब वही किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अब बताती हूँ होता क्या है, सब कुछ बताऊँगी, इसको याद करने का भी बताऊँगी, ठीक है। हम पहले इसमें आ जाते हैं, एक सेकेंड। तो देखो पहले है अपना अल्फ़ा रेस, ये है एक्स रे, यूवी रेस, और इसके बीच में होती है एक विजिबल स्पेक्ट्रम होती है जो इंसानी आँखों से देखा जा सकता है। इसे विजिबल रेडिएशन भी कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया इंफ्रारेड रेस, इधर आएगी माइक्रोवेव रेस, जो माइक्रोवेव में होती है उसमें से भी रेज ही होती है। अब इसके आगे दिखाते हो FM, AM, मतलब ये दोनों रेडियो वेव्स में, ये FM AM मत लिखो, ऐसे रेडियो वेव लिखो डायरेक्ट, रेडियो वेव। माइक्रोवेव क्या, रेडियो वेव, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। ये वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियो वेव तक याद करो। अच्छा अब क्या बोला था, इधर जाओगे तो क्या होगा, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, नहीं सॉरी, आपकी जो वेवलेंथ है ऐसे जाओगे तो इंक्रीज़ होगी। तो मतलब अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी और फ्रिक्वेंसी घटेगी, ठीक है। अब बताऊँगी ये सब क्या होता है एक एक करके। पहले ना ये चीज़ देख लेते हैं, ये 12th में ज़्यादा आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसमें एकदम डिटेल में है फिजिक्स में। हाँ तो क्या है, वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी थी, अगर ऐसे देखा तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, लॉन्ग रेडियो वेव याद मत करो, सिर्फ रेडियो वेव करो। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव की होती है, फिर माइक्रो, ये याद करने की चीज़ें बता रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ। माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेंज, उसके बाद यूवी रेज, एक्स रे, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की। ये अल्फ़ा रेज नहीं थी, सॉरी गामा रेज थी, मैंने गलत बोला, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, देखो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम वेवलेंथ का क्वेश्चन है तो रेडियो वेव, ठीक है। लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, उल्टा कर दो बस, गामा की फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, गामा वेव। और कम किसकी होती है, रेडियो वेव, समझ गए। ठीक है। अब जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, इसमें 7 कलर बनते हैं, जिसे कहते हैं हम रेनबो कहते हैं ना, किसे कहते हैं विबग्योर। तो ये जो विबग्योर रेनबो में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये विजिबल रेंज में आता है, तो इसलिए हम इंसानी आँखों से विजिबल रेंज की लाइटों को, आपने कभी माइक्रोवेव में जो रेज आती है कभी दिखती है, नहीं दिखती, ठीक है, नहीं दिखती ना। रेडियो वेव में जो रेडियो वेव किसमें, टीवी के रिमोट वगैरह में भी होती है, वो दिखती नहीं दिखती। तो ये जो जितने भी ये चीज़ें हैं, रेज हैं, ये हमारी आँखों से विजिबल। एक्स रेज में जैसे एक्स रे कराने जाते हैं तो हमें ये थोड़ी दिखता है कि वो रेज कैसे हो रही है, तो ये कभी दिखती ही नहीं है। अच्छा इनकी ये लिखी हुई है वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का साइन क्या होता है, म्यू, ऐसे करके बनाते हैं, और इसे हर्ट्ज़ में नापा जाता है, ऐसे करके होता है कुछ इसका, ठीक है। और वेवलेंथ को ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, इसको मीटर में नापा जाता है। अच्छा बाकी का मैं बताती हूँ। और चलो अब यहाँ के, चलो वेव नंबर बता दें। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर बेसिकली द अदर कॉमन यूज वेव नंबर, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर का, वेव नंबर को बस ऐसे करते हैं, ये वेव नंबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ, मतलब जितनी तुम्हारी वेवलेंथ है अपॉन पर यूनिट लेंथ, ये होता है वेव नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये कैसे हुई बता देती हूँ,
इसकी क्या होती है, मीटर होती है, और लेंथ की मीटर स्क्वायर होती है। एक से एक कटा तो ये मीटर नीचे तो ऊपर जाके माइनस में नहीं हो जाता, ऐसे करके, ठीक है। या इसको अगर वैसे करोगे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, एक ही बात है। अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, वैसे कभी आती नहीं है लेकिन पढ़ सकते हो। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अभी फॉर्मूला देखेंगे आगे, कितनी वेव्स पास हो रही है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। इसका क्या होता है, सेकेंड इन्वर्स या फिर हर्ट्ज़ बोल सकते हैं, हर्ट्ज़ इन्वर्स। बस खाली वैसे हर्ट्ज़ इन्वर्स नहीं करते, बस ऐसे एच और जेड बना देते हैं फ्रीक्वेंसी में। वेलोसिटी द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10 के 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड। ये जो है ये याद रखना है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स पे नहीं दिया होता, लेकिन याद करना होता है। 3 × 10 के ऊपर 8 रट लो, ये हमेशा काम आएगा। ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लाइट की स्पीड है बेसिकली। हाइट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ। अच्छा मैं बताती हूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये दिख रही है, ये इतनी दूरी क्रेस्ट है और ये देखो बताती हूँ। एम्पलीट्यूड बेसिकली ये होता है, जैसे कि ये है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऐसे करके ऐसे, तो ये 1 सेकेंड में जो वेव है वो कितनी बार ऐसे ऊपर नीचे हुई है, बेसिकली इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे एक बार ऊपर गई, फिर इतना नीचे गई, फिर ऊपर गई, तो 1 सेकेंड में कितनी बार ऐसे ऊपर नीचे हुई है, ठीक है, उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। वैसे ये सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले होते हैं इसके। फॉर्मूले देखो, अच्छा इसका 1/λ था, सॉरी मैंने लैम्डा अपॉन ये बोल दिया, मेरी गलती है। इसका ये तो सब सही है, इसका फॉर्मूला है 1/λ, और लैम्डा का क्या होता है, मीटर में होता है, तो इसलिए ऊपर जाके मीटर इन्वर्स होता है, ठीक है। 1/λ इसका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेव नंबर का, ठीक है। द नंबर ऑफ क्या है इसका, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं वेवलेंथ का। वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, उसका रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन, अच्छा ये 3-4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट, ये रट लो, दिमाग में घुसा लो, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। ये वेव नंबर का फॉर्मूला, ये फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C/λ। सी याद आया, अभी ऊपर पढ़ा था। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये हमेशा सेम ही रहती है। ये जो सी है ये कांस्टेंट है, किसी भी न्यूमेरिकल में ये इसमें यही डिजिट लगेगी, तो रट लो, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, उसमें सी की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, कभी चेंज नहीं होती। सी की वैल्यू कांस्टेंट है। लैम्डा की वैल्यू, और इसमें थोड़ा सा वो कर सकते हैं, जैसे अगर वो कहें कि लैम्डा निकाल लो, हमें म्यू दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सी तो हमें मालूम ही है, तो बोलेंगे ये लैम्डा निकालो, तो क्या करोगे, लैम्डा को इधर भेज दो, सी को इधर भेज दो। ये फॉर्मूला एक और नया बन गया फ्रीक्वेंसी का, सॉरी लैम्डा का। वेवलेंथ निकालने का है तो ये फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसी निकालने का है तो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को 1 टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की 2 फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर टाइम पीरियड निकालने को बोले तो ये लगाना है, और अगर या तो इसको क्या कहते हैं वेवलेंथ को निकालने को बोले तो भी ये लगाना है, और फ्रीक्वेंसी को तो भी ये लगाना है, बाकी सी कांस्टेंट है। अच्छा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स हुज वेवलेंथ इज, हमें क्या दे रखा है, देखो वेवलेंथ दे रखी है ना, देखो सबसे इजी फॉर्मूला 3000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10, ठीक है। मतलब इसको हटा के 3000 है ना, तो एंगस्ट्रॉम को हटा के आप इंटू 10⁻⁻10 कर दो बस। और जो 3 0 है, अगर इसको भी इसमें जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं जोड़ के दिखा रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ। हमें क्या दे रखा था, वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। 3000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हमने भी बदल दिया, कितना हुआ, इंटू 10⁻⁻10। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। सी की वैल्यू में मालूम है 3 × 10 के और 8 रहती है, कॉन्स्टेंट है। अब बस फॉर्मूले में लगा देंगे, इस वाले में कैसे लगाएंगे, म्यू इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ इंटू 3000 इंटू
ये वाला मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी नहीं करूँगी। देखो 3 से 3000 को काटो, 1000 बार कट गया, ठीक है। नीचे कितने ज़ीरो, 10 है, और ये क्या है माइनस का 10। अब बताओ माइनस के 10 में से अगर, ठीक है, मैं अगर इसमें मतलब बेसिकली अगर इनको मैं इसको जोड़ूँगी तो ये और भी माइनस होगा ना, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा ना, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे इसको भी मैं अगर इसमें डालूँगी तो ये माइनस का 7, तो नीचे क्या है 10 माइनस का 7, और ऊपर क्या है 10 और 8। अब जब भी ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस होता है, तो 10 की पावर क्या होता है, 1 सेकेंड, 8, 2, 2 और 5, सही है। हाँ, तो ये प्लस होगा, तो 8 माइनस का ही आएगा ना, ठीक है, सही है ये तो। अच्छा, ऊपर जाके माइनस होगा, तो ये माइनस का 7 तो पहले से है ही, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 10 की पावर 15 आ गया आंसर। और ये किस में आएगा, हर्ट्स में आएगा, सेकंड इनवर्स से हर्ट्स में 10 के पावर 15 आ गया। देखो लिखा है, ये याद कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में लिखो इसी वक्त। एक पिकोमीटर में कितने होते हैं 10, देखो मैं जो इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ, पिकोमीटर इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर -12, ये कन्वर्ट करने से एंगस्ट्रॉम में दे दिया, पिकोमीटर में भी दे, PM में भी दे सकते हैं, पिकोमीटर होता है ये। और 10 की पावर -12 मीटर, एक फेरोमीटर में -15, एंगस्ट्रॉम में -10, नैनोमीटर में 9 याद कर सकते हो ना। ये क्या है माइक्रो, देखो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट सारे हैं। नैनोमीटर में 9, ये क्या है माइक्रोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोमीटर, ये -6, और मिलीमीटर -3, ये सब याद करने वाली चीज़ है। सेंटीमीटर -2, कॉपी में लिखो इसी वक्त। अब देखो मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगी, पर बता दूंगी कि करना कैसे है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा करूँगी। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, इसमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और वेव नंबर निकालना है। ऑफ लाइट उस टाइम पीरियड दे रखा है, मैं टाइम पीरियड दे रखा है 2 × 10 की पावर -10 सेकेंड। अच्छा, अभी मैंने कहता था फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के टाइम पीरियड की वैल्यू में इसमें डाल के हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आएगी, देखो ये निकाल रखी है इसने, फ्रीक्वेंसी अपनी आएगी 5 × 10 की पावर 9 हर्ट्ज़, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, एक और फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी, अभी बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी को C/λ, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है पर ये नहीं है। अब इसको इधर भेज देंगे तो कैसे होगा, λ इज इक्वल्स टू C/फ्रीक्वेंसी। अब C तो मैं मालूम ही है, 3 × 10 की 8, और लैम्डा अभी सॉरी फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली है, ये री लगा देंगे तो इसमें लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा आ गया। अब क्या है, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, 1/λ, लैम्डा हमारे को मिल गया इससे। अब 1/λ होता है वेव नंबर का, इससे वेव नंबर निकल जाएगा, करके दिखा दीजिए, देखो लग रहा है यही फॉर्मूला, ये हमारे पास वेवलेंथ निकल गई, इसने वेव, अच्छा इसने वेव नंबर नहीं निकाल के दिखाया, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है, वेव नंबर से लिखा था लेकिन निकाला नहीं है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ इतना, ठीक है, एक येलो लाइट सोडियम लैम्प से एमिट हुई है, मतलब बाहर निकली है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, नैनोमीटर, नैनोमीटर भी कितना -9 होता है, याद हुआ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या दे रखा है, देखो हमें वेवलेंथ दे रखी है, हमें फ्रीक्वेंसी निकाली, ये फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। अच्छा, और वेव नंबर निकालना है। अब जैसे ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है, तो वेव लेंथ तो हमारे पास है ही, वेव नंबर से ये भी तो निकल जाएगा, ईजी है, बहुत ईजी। देखो वेव नंबर निकल के ऐसे करके, वेव नंबर निकल के फिर ये वाला फॉर्मूले से ये निकल गया, बस ईजी। देखो इस टाइप के फॉर्मूले में जब दो हमें क्या कहते हैं वेवलेंथ दे रखी तो अलग अलग निकालनी होती है, जैसे V1 निकाल ली, सॉरी μ1 निकाल ली, μ2 निकाल ली, फॉर्मूला देख लो सेम है, बस एक में 400, ये नैनोमीटर है तो × 10⁻⁹ लगा, ये भी 10⁻⁹ इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जानते हैं, देख लेते हो NCERT में क्या है। देखो ये NCERT के क्वेश्चन ही कर रहे हैं हमने,
ठीक है, अभी जो उसमें थे वो इस टाइप के क्वेश्चन थे ना सारे। देखो ये प्लैंक्स क्वांटम ही आ गया थ्योरी। चलो इसी से पढ़ लेते हैं, नोट्स अच्छे सही नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है। द स्मॉलेस्ट, इस प्लैंक्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी बनाई थी क्वांटम की। इसने क्या बोला था कि जो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ उसने क्या बोला था कि जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसमें सही से नहीं लिखा, देखो द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिफ्रेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय द हाउ द फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन थ्योरी। सही से कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। अच्छा चलो मैं खुद अपने उससे बता देती हूँ। देखो बेसिकली इस प्लैंक्स ने क्या बोला था कि जो स्मॉलेस्ट पैकेट होते हैं ना एनर्जीज़ की, स्मॉलेस्ट पैकेट, वो बेसिकली मतलब उसने एनर्जी को एक स्मॉल पैकेट की तरह मतलब समझा था कि एनर्जी कुछ नहीं होता, सिर्फ स्मॉल पैकेट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं और एमिट मतलब बाहर भी निकल सकते हैं, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। दूसरा उसने बताया द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज, देखो एनर्जी जो है क्वांटम की एनर्जी किससे ई से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, फ्रिक्वेंसी के। अब इससे क्या एक और फॉर्मूला बना ई, अब ये कांस्टेंट आया, जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है ना तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को इसने बोला एच। अब यू तो ऐसे कैसे है, ये एच क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 स्टार लगा लो। प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.6, इसे याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो। एक तो देखो अभी स्पीड ऑफ लाइट बताई थी 6 3 × 10⁸ और एक ये वाली, ये दो वैल्यू कांस्टेंट हमेशा याद रख लो, जूल पर सेकेंड होती है, ठीक है। 6.6 × 10⁻34, ये एग्ज़ाम में कई बार दी भी नहीं जाती है, खुद ही लगा के निकालनी होती है, उसको याद करनी पड़ेगी। अच्छा अब हमने क्या पढ़ा था अभी, म्यू क्या पढ़ा था, वो म्यू का एक फॉर्मूला था C/λ था ऊपर, अभी हमने पढ़ा था जस्ट। अब इसी फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो कैसे बन जाएगी, E=H C/λ, मैंने पुट किया और कुछ भी नहीं करा, तो ये दो फॉर्मूले बन गए मैंने इसकी एनर्जी के, ठीक है। अच्छा और क्या है, एनर्जी एमिटेड बाय लाइट सोर्सेज इंटीग्रल, इसने बोला था कि जो एनर्जी एमिट होती है लाइट सोर्स से वो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मल्टीपल होती है किसकी, एच और म्यू का, ठीक है। तो इसका ये भी फॉर्मूला बन सकता है। अच्छा ठीक है समझ गई। अच्छा एक चीज़ बता, अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू रख दूँ ये 6.6 इंटू ये, और सी की वैल्यू रख दूँ ये 3 × 10, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू रख दूँ पता कितना बनेगा, ये पता है कि क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रही हूँ ये, क्यों, जैसे कि आपको एच और सी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, कभी बदलेगा नहीं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लैम्डा निकालो, ई दे रख मतलब ई निकालो, लैम्डा दे रखा है कुछ, तो ऊपर कितना सॉल्व करोगे, पहले ये लिखोगे फिर वो लिखोगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व, तो डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन बस याद रखो ऐसा यूनिट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी पड़ेगी फिर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये एनर्जी की ही ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है। सी दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है ये, 12th में भी कहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बोला था कि जैसे कोई मेटल का सरफेस है उस पर कोई लाइट, सन की जो रेजेस हैं या फिर कोई भी लाइट टकराती हैं, आके टकराएंगी, तो क्या होता है, इंसिडेंट लाइट है मतलब आ रही है कहीं से, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, जैसे कि टकराएंगी तो ये मतलब जो इजेक्ट होंगी, तो इजेक्ट मतलब बाहर निकलेंगी, तो कैसे निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन्स के साथ निकलेंगी, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बोला था कि जब भी
कोई भी लाइट मेटल के ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वापस बाउंस बैक होकर चली जाती है, मतलब ये नहीं है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, अपने आप चली जाती है, ठीक है। द फिनोमेन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, या फिर इजेक्शन भी बोल सकते हो, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। देखो पूछे कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये रहा, ठीक है, ये लिख के आना है और डायग्राम बना के आना है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, जब एकदम मतलब देखो आपको जितनी मतलब भूख है उतनी तो खाओगे, मैं आपको ज़्यादा दूँ तो आप नहीं खा पाओगे, या कम दूँ तो आप भूखे रह जाओगे। तो जब तक उसे जितनी उसको फ्रिक्वेंसी चाहिए उतनी नहीं मिलती तब तक वो जो लाइट है वो बाउंस बैक नहीं होती, ठीक है। तो जैसे उसको सही फ्रिक्वेंसी की लाइट मिलती है बाउंस बैक होकर चली जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स, अब जो बाउंस बैक होकर जाती है लाइट उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ओनली व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल हैज़ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, जितनी फ्रिक्वेंसी उसे चाहिए उतनी होगी तभी वो इजेक्ट होती है, ठीक है। इस फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं, मिनिमम फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं जो मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब बच्ची कुछ फ्रिक्वेंसी जितनी उसको चाहिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी। इसको बस ये है कि म्यू बनाते हैं और एक आगे नॉट बना देते हैं डॉट सा, ठीक है, इसे बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलते हैं, म्यू नॉट, ऐसे लिखते नहीं है, बस बोलने का स्टाइल डालना है। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए, सो एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जितनी फ्रिक्वेंसी उसे चाहिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मेटल के ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब ये बताया कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगा उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा लाइट गिरेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, वेलोसिटी भी उसी पे डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन। अच्छा एक चीज़ इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, हाफ mv², ठीक है। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, अच्छा हाफ mv² है तो ये काइनेटिक एनर्जी भी तो एक टाइप की एनर्जी हुई, तो ये क्या होता है एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा एनर्जी को अभी हमने ऊपर पढ़ा था एच म्यू भी लिख सकते हैं, तो बस यहाँ पे एच म्यू पुट कर दो, और ये थ्रेशोल्ड है तो थ्रेशोल्ड की फॉर्मूला होता है इजिकल्स टू एच म्यू नॉट, ठीक है, तो एच म्यू नॉट लिख दिया, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा फाइनल, देखो एच को कॉमन ले, दोनों में एच था, यहाँ पे म्यू माइनस म्यू नॉट, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें मैं डब्बा बना रही हूँ फॉर्मूला हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो रट लो जो करना है कर लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें एच तो देखो कांस्टेंट है, ये रहा, ठीक है, म्यू और म्यू नॉट, हमें जैसे अगर बोल दे कि एक काइनेटिक एनर्जी निकालो, हमें म्यू दे रखा होगा, मतलब फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉर अ मेटल इज़ इतना, मतलब म्यू नॉट हमें दे रखा है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ अ फ्रिक्वेंसी दे रखी है, म्यू नॉट दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है, मैंने बताया था अभी कि अगर फ्रिक्वेंसी दे रखी है और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है, एच तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। बस देखो म्यू नॉट दे रखा है, म्यू दे रखा है, और ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया है सिंपल, ये तो देखो वो है कॉन्स्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, इंटू हमें क्या देखा था, ये दे रखी थी, माइनस ये कर दिया, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। देखो कैलकुलेशन बड़ी है मानती हूँ, लेकिन करनी तो पड़ेगी, देखो चाहे कुछ होता है करना तो पड़ेगा ही। देखो जैसे कि ये है ना, ये -7, तो एक में 7 गए, कितने बजे -6, और इसको आपस में कर लो, 10 की पावर 15 में 10 की पावर 14 गए तो कितनी 10 ही तो बचे, 10 की पावर 1 ही तो बचा, इंटू -6 बचा, बस लो, और बाहर क्या बचा, ये बचा, बस इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, अच्छा नंबर ऑफ फोटॉन्स, अच्छा ये फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ फोटोन पूछ लिया आपको तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ पे n लगा देना है, बाकी Hc/λ वही वाला फॉर्मूला पहले बताया, यहाँ पे n लगा दिया नंबर ऑफ फोटोन के लिए, बाकी वैल्यू पुट कर दो, बस 1 जूल ऑफ एनर्जी हो जाता, ठीक है। एक सेकेंड,
हाँ तो हमें दे दो रखा है 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर में कितना 10⁻12 होता है बताया था, ठीक है, दे रखा है, बस नॉर्मली पुट कर देंगे। देखो नंबर ऑफ़ फोटोन हमेशा की ऐसा यूनिट क्या होती है, क्वांटा में होती है। देखो ये भी वही एच म्यू करके, एच म्यू वाला सवाल है। ये सवाल खुद से कर सकते हो, मैं दिखा रही हूँ, खुद अटैम्प्ट करो, खुद करो, एनसीईआरटी के सवाल खुद करो एग्जाम्पल वाले। देखो इसमें भी वही है, NHC 1 वेवलेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ़ फोटोन दे रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ़ फोटोन दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, और पावर ऑफ द लेज़र, पावर मतलब एनर्जी होती है, ठीक है। अगर पावर पूछ लें तो मतलब समझ लो एनर्जी ही पूछ रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे आता है, इसमें क्या होता है, बोहर मॉडल भी बचा है, हो जाएगा वैसे जल्दी कंप्लीट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, द रेडिएशन आर एमिटेड व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज़ हीटेड इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, जब हम कोई ब्लैक बॉडी को रेडिएट करते हैं, जैसे कोई भी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उस पर हमने क्या किया, बेसिकली लाइट को फेंका, तो लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी हमने क्या देखा था, मेटल सरफेस पे अगर हम लाइट को फेंक रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेज रही है ना, बाउंस बैक हो रही थी, समझ रहे हो, ऐसे करके जा रही थी बाहर इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने इसी क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब वो ब्लैक मतलब जो लाइटें होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने। इसी जब ये जो ब्लैक बॉडी हीटेड होती है, इसी को कहते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इससे ये पता चलता है कि नेचर ऑफ रेडिएशन कैसा है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी शुड बी परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो ब्लैक बॉडी होनी चाहिए ना, वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होनी चाहिए, मतलब एब्जॉर्ब कर ले। और जैसे कि देखो ये आई ना लाइट, ये आई, अब मतलब आपस में अंदर ही अंदर रह गई, बाहर नहीं निकली, ठीक है, ये चीज़ थी। फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रिक्वेंसी इज 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा 1 मोल फोटोन की बोला है, देखो ये एनर्जी को फॉर्मूला E=h म्यू। अब ये एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा था 1 मोल का, जब भी मोल की बात होती है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बस। बोहर मॉडल पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, सारे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के ज़्यादातर पार्ट। तो ये चैप्टर मतलब बेस है बेसिकली 12th का भी। ये तो स्पेक्ट्रम वगैरह आ रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल क्या होता है, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन सब के लिए है ये। इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन, बोहर ने क्या बोला था, बोहर एक साइंटिस्ट है, उसने क्या बोला था, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, बोहर ने क्या बोला था और रदरफोर्ड ने क्या बोला था, नहीं रदरफोर्ड का छोड़, बोहर का था। बोहर ने क्या बोला था कि एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बाहर हर जगह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। उसने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखो जैसे कि क्या बोला था, जैसे कि ये है क्या है, न्यूक्लियस है अपना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। जैसे ये एक वो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, अभी बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक में 2 8 होंगे, 2 4, चलो ये बाद में बताऊंगी, अभी देखो बस उसने जो बोला था वो बता रही हूँ। तो ये कितनी हुई, ये पहली हुई, हाँ बाबा।